दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर 4 मई को। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सीएम का भार संभाला और उसके बाद रेगुलरली वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से हर एक हिंदुस्तानी का इस टाइम पे सिर मतलब इतना ऊपर ऊपर हो गया है कि किस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है, किस तरीके से ममता बनर्जी को एक्सपोज किया जा रहा है और किस तरीके से बांग्लादेशियों को निकालने का काम किया जाए। फिर वहाँ पे जगह-जगह सफाई की जा रही है और ये भी कह दिया वहाँ पे कि भई कुछ थूकेगा नहीं सड़क के ऊपर और साथ में बहुत से काम किए जा रहे हैं और साथ में एक और नई चीज़ आने वाली है, वो है यूसीसी लाने की बात चल रही है और ये है कि इसी हफ्ते में वेस्ट बंगाल की असेंबली के अंदर यूसीसी लाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और साथ में ये भी की जा रही है कि यहाँ पे जो सर के अंदर 60 लाख लोगों के नाम निकाले गए थे, उनको भी निकाला जाएगा वेस्ट बंगाल से, क्योंकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मदद करने से मना कर दिया है, इंटरवीन करने से मदद कर दिया है। फिर अभिषेक बनर्जी की बात भी करेंगे, कैसे लैंड ग्रैब कर रहे थे, कैसे उनके ऊपर एफआईआर फाइल की जा रही है, कैसे इस टाइम पे अभिषेक बनर्जी कोशिश कर रहे हैं देश से बाहर जाने की, आँख के इलाज को लेकर के। सारी बातों को डिस्कस करने के हमारे साथ बैठे हैं शोभिक रॉय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एनजीओ का भी काम चलाते हैं, वहाँ पे गरीबों की मदद भी करते हैं। शोभिक, इस टाइम पे वेस्ट बंगाल की सिचुएशन तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है गवर्नमेंट की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो बांग्लादेश को निकालने का काम किया जा रहा है, दूसरा इस टाइम पे यूसीसी की बात हो रही है कि यूसीसी वेस्ट बंगाल की असेंबली के अंदर लाया जाएगा। इससे आप क्या सोचते हैं कि लाया जाएगा और फिर कब लाया जाएगा? इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी बैठे हैं? बिल्कुल। नमस्ते सूद साहब और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। सर, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो मतलब अभी मीडिया में या न्यूज़ में जो आ रही है, वो ये है कि इसी हफ्ते मतलब कल मंडे है, मंडे हो या वेडनेसडे, ट्यूसडे जो भी हो, यूसीसी का बिल स्टेट असेंबली में लाया जाएगा। और क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, 208 एमएलएस है, तो उम्मीद है कि मतलब ये मतलब पास होने का या मतलब एप्लीकेशन इसका होने का मतलब पूरा एकदम 100% चांसेस है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यूसीसी का भी एक प्रोसेस होता है, एक मतलब एक स्टडी होता है जहाँ पे आप डेमोग्राफी बोलिए या सोशल स्ट्रक्चर बोलिए, उसको स्टडी करके फिर वो नतीजे निकलते हैं, फाइंडिंग्स आते हैं, फिर वो लॉ बनता है। तो इस तरीके का जो भी है, मगर ये इनिशिएशन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे राज्य के लिए। और हम सबको पता ही है कि पूरा देश में मतलब तीन राज्य ऐसे ऑलरेडी है जहाँ पे यूसीसी लागू है। वो है एक गुजरात है, एक उत्तराखंड है और एक असम है और चौथा बंगाल बनने वाला है। तो ये बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मतलब क्या है या इसका अहमियत क्या है हमारे स्टेट में हो या नेशनली हो, इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि देखिए, एक सिविल सोसाइटी जो है, चाहे वो कोई भी धर्म मानता हो, तो उसका एक यूनिफॉर्म एक लॉ होना चाहिए जहां से वो गवर्नेंस हो, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे वो इनहेरिटेंस को लेके हो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके हो, या जो मतलब बाकी जो पर्सनल लॉज। मगर हमारे देश में ऐसा था कि ऐसा बना कि जैसे 1947 में हम आजाद हुए और उसके बाद जब लॉज बने, तो हिंदुओं के लिए बन गया हिंदू पर्सनल लॉ फॉर मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस एंड सब वो जो लॉ है उसके उसके अंडर आ गया। मुसलमानों के लिए बन गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर। तो वो लॉ बोर्ड में जो है बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारे कल्चर के साथ, मगर उसको चलने का परमिशन दिया गया। जो भी एक राजनीतिक रीजन था, अपीजमेंट बोलिए, उसके वजह से। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी यही बोल रहा है कि आप हिंदू हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप जैन जो भी हो सकते हो, मगर आपका जो सिविल पर्सनल लॉ है वो एक कानूनी तरीके से एक ही लॉ के अंडर चलेगा। और बाकी जो भी आपके मान्यता है, जिस भी भगवान को आप पूजते हो, जो भी आपके त्योहार है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अलग अलग लॉज, अलग अलग कानून नहीं है। तो इसका मेन इम्प्लीकेशन जो आज हमें देखने को मिल रहा था वो है कि जैसे मैरिज को लेके है, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें एक हिंदू बंदे को एक ही शादी परमिसेबल है। अगर आपने पहले मतलब जो शादी की है आपने, उससे अगर आपने तलाक नहीं लिया, उसके बाद भी आपने दूसरा शादी कर लिया, तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, यू आर लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, आपके ऊपर केस थोपा जाएगा। तो ये चीज लागू होता है हिंदुओं।
मगर मुसलमानों पे, क्योंकि मुस्लिम मैरिज जो एक्ट है या लॉज है वो उनका अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर आता है, तो उसमें आप 3-4 शादियां मतलब कर सकते हो, और उसके कानून भी, हमारा देश का कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा बस क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर है। तो ये जो चीज है ये एक मेजर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था, ये जो चीजें समाज में एक डेमोग्राफिक चेंज ला रहा था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज में भी जो कम्युनिटी, जैसे आमतौर पे जब बड़े शहरों में हम रहते हैं, मेट्रोज में हम रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, तो आम जगहों पे ऐसे केसेस कभी नहीं दिखते हैं कि एक हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, कि उनका मल्टीपल वाइफ्स है या एक साथ रह रहे, 2-3 बीवियां है, ऐसा केसेस नहीं होते। मगर देश के जो बाकी छोटे शहर है, टाउन्स है, वहां पे ये केसेस आज भी है। मे बी क्वांटिटी मतलब परसेंटेज वाइज कम होंगे, मगर है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है, कुछ जनजाति कम्युनिटीज है, उनमें ये है कि कोई लीगल एक प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स नहीं लेके शादी किए है, एक परिवार कहीं पे है, दूसरा परिवार कहीं पे है, ये है। मैं बंगाल का स्टोरी भी इंटीरियर में जाके मैं बता सकता हूँ, कई जगह पे मैंने देखा है ये केसेस। मगर ये केसेस में क्या हो रहा है कि अगर आपने ये काम किया है और अगर आप सनातनी हो या आप हिंदू हो, आपके ऊपर केस चल सकता है, मगर अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ा मतलब गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। हमें एक चीज मतलब एक एग्जांपल भी हम एक तरीके से मतलब ले सकते हैं इस पे, जैसे कि हमने एक टाइम पहले जब धर्मेंद्र जी ने शादी किया था, तो हम सबको पता है कि एक न्यूज आया था, कितना सच है कितना नहीं है हमें नहीं पता है, टू बी लीगली कंप्लायंट वो मुसलमान बन गए थे और फिर जाके उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी किया था, और क्योंकि उन्होंने अपने पहली बीवी से उन्होंने तलाक नहीं लिया हुआ था। तो ये जो चीज है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप धर्मांतर के लाइन पे भी आप लेके जा सकते हो, स्पेशली अराउंड द ट्राइबल कम्युनिटीज या सांताल कम्युनिटीज या जनजीवन वाला कम्युनिटी, जहाँ पे शायद लॉज या मॉरल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग है। वहां पे जैसे एक सांताल किसी को अगर आप बोलोगे उसने एक शादी किया, 2 बच्चे हुए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे आज भी है कि शादी वादी बहुत जल्दी हो जाते हैं अपने तरफ, अपने जो परंपरा है उसके हिसाब से। अब हो गई शादी, उसको 2 बच्चे हो गए, अब उसको कोई और लड़की पसंद आ गई, ठीक है ना, तो वो उसको पता है कि कोई वो बोलेगा उसको कि अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम कानून में फंसोगे, तो उसको बोला जाता है तू मुसलमान बन जा, तो तू बच जा। हाँ बिल्कुल। ये हाँ एक बिल्कुल, चीज आपने है ठीक जहाँ बात पे की, ये जैसे धर्मेंद्र की बात की आपने, जैसे धर्मेंद्र की बात की। लेकिन एक और बात आती है यहाँ पे, इससे तो मतलब जो हिंदू या मुसलमान जो 3-3 शादियां करते हो तो 3 शादी कर नहीं पाएंगे, तो बच्चे भी कम पैदा होंगे उनके। इसका बिल्कुल नेचुरली बात है, हमारी डेमोग्राफी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब पहले तो ये था ना कि 3-3 शादियां कर ली तो बच्चे भी 12-12 पैदा हो जाते थे, तो ये फर्क बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। सर ये जो मैं अपने एनजीओ के काम से भी जहाँ पे कुछ कुछ इंटीरियर जगह पे गया हूँ, मैंने देखा है अपने अपने पास ये मुर्शिदाबाद और इसके से पहले, जैसे आप एक तो गली मोहल्ले जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, मैं हर मुस्लिम को ऐसा नहीं बोल रहा, बिकॉज मेरे अच्छे दोस्त भी है मुस्लिम, मतलब काफी परिवार मतलब ओरिएंटेड है, बच्चों के एजुकेशन ओरिएंटेड होते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो मतलब मोहल्ला और इंटीरियर्स में रहते हैं जहाँ पे इनका जो गली और उसमें ना कानून ये अपना ही चलाते हैं, तो वहां पे क्या है कि अगर किसी आदमी ने, अगर उसने 1 बीवी, 2 बीवी, 4 बीवी रख भी रहा है, तो कोई कानून के दायरे में नहीं आ रहा है। और उसमें से जो 10-12 बच्चे पैदा हो रहे उनके जो इनहेरिटेंस का लॉस है। अच्छा, मान लीजिए कि वो आदमी अगर गुजरता है तो कौन से बीवी को कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता है। अगर 8-10 बच्चे हैं, किसको क्या मकान किसको मिलेगा। अच्छा, मकान का मैं आपको केस बता रहा हूँ, जैसे हालांकि वो केस ऐसा नहीं था कि मतलब कोई पॉलीगैमी या मल्टीपल मैरिज का नहीं था। मेरे जमशेदपुर में, झारखंड में जहाँ पे घर है सर, वो उसका बगल वाला घर मुस्लिम फैमिली का, जिनको हम बचपन से जानते हैं, अच्छे फैमिली। तो ये जो सारे तोड़ ताड़ के ऐसे ऐसे बड़े हो गए सर, उस घर को जब आंटी थी, क्योंकि जस्ट 1-2 साल पहले वो गुजर गई, तो जब आंटी थी, जब मैं उनसे बात करता था तो 14 हिस्सेदार बन गए थे उस घर के। हमारा बगल में घर है, मैं, मेरा दीदी है, हम 2 जने ही हैं, ठीक है। वो 3 माले घर के लिए, उनका 1 माले का घर के लिए 14 हिस्सेदार बन गए थे, जिसके लिए वो बेच ही नहीं पाए। अच्छा, वो आंटी चाह रही थी कि बेच के कहीं एक जमीन लेके अच्छा सा
पूरा परिवार के संग रहे। तो ये जो एक डेमोग्राफी चेंज का इनको बचपन से सिखाया जाता है, चाहे मस्जिदों में सिखाया जाता है, चाहे वो जैसा भी है कल्चर, तो ये उनके लिए तो ये एक बेनिफिट था, क्योंकि जितने जितने पैदा होंगे उतने अच्छे हैं। मगर ये एक अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कानूनी तरीके से क्या वो पूरा रुक जाएगा? मेरे को नहीं लगता पूरा रुकेगा, मगर ये है कि उसको आप गिरफ्तार तो जरूर कर सकते हो एक लॉ के अंडर लाके कि यूसीसी है। और हाँ, थोड़ा सा डर तो रहेगा ना, जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर, जैसे हाँ, जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर सेंटर ने अपना बिल पास किया, तो उससे मतलब 3 बार आपने बोल दिया ट्रिपल तलाक, तो तलाक मानी जाती थी, अब वो नहीं मानी जाती। अगर लड़की कंप्लेंट कर दे तो उस पर एक्शन हो जाता है, तो आजकल लोगों को थोड़ा सा डर तो है ना इस चीज का। हाँ। सर ये जो चीज है, ये मैं दूसरा चीज बोलना लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो वामपंथियों का जो लेफ्टिस्टों का है, जो इनका संस्थाएं होता है ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स और ये वो वाले, सर मैंने इनको कभी भी देखिए, एक कहीं पे भी एक समाज में भी किसी भी धर्म मानने वाले हो, चाहे आप मैं एक मेरी वाइफ है, कल के डेट में कोई पसंद होके मैं और किसी को ले आता हूँ, तो मैं क्या मेरे पहले बीवी के साथ कोई क्रुएल्टी नहीं कर रहा हूँ? मेंटल क्रुएल्टी, फिर इमोशनल मतलब एक जो नेग्लेक्ट है। तो ये वामपंथियों को मैंने कभी भी ये कॉज उठाते वक्त नहीं देखा। उनको सिर्फ हमेशा सनातनी और हिंदुओं के घर में कहाँ पे हम जात पात क्या कर रहे हैं, किस औरतों को हम कैसा ट्रीट, कोई बिहार के कोई इंटीरियर में चले जाएंगे, बंगाल, वहां जाके वीडियो बनाएंगे, देखिए हिंदुओं का परंपरा ऐसे। मगर ये इन लोगों ने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया में भी और हमारे देश में भी इनका जो सोशल स्ट्रक्चर सुधारने के बजाय इन्होंने हमेशा कवर दी, कभी भी इनके बारे में कभी नहीं लिखा कि इनके वुमेन्स राइट्स कैसा चल रहा है। जिस घर में बंदे का कमाई अगर महीना में 2000 रुपए है, तो वो 3-3 बीवियां कैसे रख रहा है, 6 बच्चे कैसे पाल रहा है, उन बच्चों का एजुकेशन का क्या सीन है, उन लेडीजों का जो बेसिक एक इमोशनल सिक्योरिटी है, मेंटल सिक्योरिटी है, और आफ्टर वो जो रिटायरमेंट के बाद का जो सिक्योरिटी है वो बंदा कैसे इंश्योर कर रहा है। इन पे आज आपको याद आता है कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देखा है? नहीं, कोई नहीं ऐसा देखो। वामपंथियों तो इतने वीडियो बनाता है, इतने सारे देखो, जितने आप अभी सुनो, एक मैं वामपंथी का देख रहा प्रोग्राम देख रहा, टीवी में आता है, घटिया सा आदमी है वो, एक्चुअली हिंदू के खिलाफ बात करता है। तो किसी ने पूछा उससे कि भाई आप हिंदू हैं? कहते मैं हिंदू धर्म को मानता नहीं हूँ। तो कहते फिर आप क्या किस पे जीते हैं, क्या आप क्या काम करते हैं? कहता मैं तो कर्म पे काम करता हूँ। तो एक मुस्लिम खड़ा था सामने, कहता आप तो फिर मुस्लिम हो गए, क्योंकि वो भी मुस्लिम था, कि मुस्लिम भी कर्म पे बात करते तो आप मुस्लिम। कहते वो तो उस पर चुप हो गया। मतलब ये क्या है, इनको जो कम्युनिस्ट है इनका काम है हिंदू को टारगेट करना, सनातन धर्म को टारगेट करना, बीजेपी की गवर्नमेंट को टारगेट करना, लेकिन मुसलमान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। और ये जैसे अमीर खान की बात करो, जिस भी लड़कियों में शादी करता है वो कम्युनिस्ट होती हैं, और उसके बाद शादी कर लेता है, डाइवोर्स दे देता है। लेकिन ये लड़कियां इसलिए खुश होती हैं आमिर खान के साथ कि चलो उनका नाम हो गया, उसके बाद वहां पे पैसा मिल जाता है, तो अपनी शांति से अलग हो जाती हैं। नहीं तो उसको पता है कि मुस्लिम है, जब भी तलाक बोलेगा तो हमको तो बाहर निकाल देगा या हमको डाइवोर्स दे देगा। तो पैसा है तो पैसा वो बांट देता है। फिर जब शादी करता है तो हमेशा हिंदू लड़की शादी करता है, लेकिन वो सारी की सारी कम्युनिस्ट होती हैं। तो पैसे के चक्कर में यहाँ पे गिर जाती हैं इसके कदमों में और शादी कर लेती हैं। ठीक बात है, लेकिन अब यूसीसी आने से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा। यहाँ पे लोग 3-3 शादियां नहीं कर पाएंगे, और नेचुरल बात है यहाँ पे डेमोक्रेसी चेंज हो रही थी, उससे फर्क पड़ेगा। चलिए फिर एक और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट के अंदर कि उनको परमिशन दे दी जाए कि ताकि अपनी आंख का इलाज करने के लिए फॉरेन चले जाए। कोर्ट ने परमिशन दे दी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत से केसेस फाइल किए गए। आप पूछेंगे मेरे से तो ठीक है, वो एक पार्टी का एक सेक्रेटरी भी थे और एमपी भी है। जो भी आज इसको तृणमूल बोले तो पता नहीं है, 3-4 टुकड़ों में तो बढ़ गया। जो भी तृणमूल का उसके साथ जो पार्ट है उसका तो एमपी तो है वो आज भी। मगर सर ही इज जो मतलब खुलासे तो मतलब आपको पता है, पूरा देशवासियों को भी पता है जिस तरीके के खुलासे हो रहे। सर आज मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, जैसे नदिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्णनगर एक जगह है, वहां के बॉर्डर एरिया आता है, वो बिल्कुल एकदम सटा हुआ है, मतलब 15-20 किलोमीटर शायद इधर उधर है। तो वो कई जगह पे फ्लैट लैंड्स भी है, कहीं पे नदी है। तो उस जगह पे इस बंदे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जहाँ पे ये 1500 एकड़ जमीन का, सरकारी जमीन का, इसने किसी 1500 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा। ओके, कब्जा किया हुआ है अपने नाम पे लेके। उस पे से 400-450 हेक्टेयर जमीन का मिट्टी और मतलब बालू, मतलब मिट्टी को बोलते हैं सैंड, वो बेच चुका है। मतलब 18 या 30 फुट का
गड्ढे बन चुके हैं उन एरियाज में, ठीक है। और ये जो चीज है, ये आप सोचिए कि मतलब सरकारी से और कुछ कुछ को टुकड़ों टुकड़ों में बेच भी दिया। अब बंदे जो उसके साथ जुड़ा जा रहा है, क्योंकि ये तो कलकत्ता में बैठा रहता, ये तो काम नहीं करता था, वो उसका इर्द गिर्द बंदे थे वहां पे, पूरा इस्लामिक टेररिस्टों को यूज करता था इस काम के लिए। 5 बंदों का नाम जो मैंने देखा है एफआईआर में जो दर्ज है, शायद 7 या 8 बंदे का नाम एफआईआर में दर्ज है, जिसमें से अभिषेक बनर्जी का नाम लास्ट में आता है। तो पहले 5 या 6 बंदे, सारे का लास्ट नेम शेख है, कोई ये शेख, कोई वो शेख, कोई ये शेख, वो शेख। इनका काम था वो जमीनों पे कब्जा करना, डराना। और कुछ कुछ घटनाएं ऐसे आ रही है जिसका मेरे पास आज प्रूफ नहीं है, मगर उन्होंने क्लेम किया है कि वो मतलब जो ट्राइबल या हिली, मतलब जो वनवासी जाति है जो रहते हैं सर, उनके औरतों पे भी बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर हुआ है, कई जगहों पे रेप का मतलब एलिगेशन है। तो इस तरीके से ये एक नेटवर्क चलाता था, और ये बिल्कुल सटा हुआ एरिया है बांग्लादेश से। और इसको अगर हम मैप करेंगे बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश के जब इलेक्शन हुए थे बॉर्डर सारे एरियाज में जमात के ही बंदों ने सब सीटें जीती। ये एक स्ट्रेटेजी लगाया हुआ था, चाहे वो लोकली उनका इलेक्शन बॉडी हो, चाहे सीआईए का हो, चाहे जो भी हो, कि उसके बॉर्डर के सारे एरियाज में जमात ने सीट जीता है। और यहाँ पे हमारे ये बंदे जाके इस तरीके से और एक सेट ऑफ जिहादियों को यूज करके सरकारी जमीनों पे कब्जा करके, और फिर वहां पे मतलब ओपनली, मतलब करोड़ों रुपए, सर आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि बंगाल का कई एरियाज ऐसा है सर, दे आर रिच नेचुरली, मतलब कोयला हो, चाहे मतलब बालू हो, मिट्टी हो, तो मतलब ये नेचुरल चीजों का, और इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए छापा है इन चीजों में। और साथ में वहां पे डेमोग्राफी चेंज करवाया, क्योंकि ये जो जब ये सारे शेख शोक वहां पे चलाते थे सर, आप मान लीजिए ना, वहां पे एक गांव में अगर मतलब 10 हिंदू फैमिलीज है, वो कैसे रहेगा इस एरिया। तो कुछ जगहों पे रिपोर्ट ऐसे है कि ऑलरेडी वो बॉर्डर एरिया से मतलब जो भी है, जैसा भी है, जमीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरा उनको अपने औरतों को प्रोटेक्ट करना था, तो भाग गए वहां से। तो टिपिकली जो माहौल बन रहा था कि अगर यहाँ पे दंगे दुंगे होते तो ये बॉर्डर एरिया में, मतलब ताकि ये दोनों लाइनें मिल जाए, दोनों तरीके का कौम दोनों तरफ रहे, और कट्टरवाद सोच वाले रहे, ताकि उस साइड में जमात है, इस साइड में भी कट्टरवाद रहे। तो ऐसा बंदा इतने सारे हाई लेवल ट्रीजन बोलिए यूएपीए के अंडर आता है, तो ऐसा बंदों को, चाहे वो आंख का प्रॉब्लम बता के अगर बाहर जा रहा है, वो मैं तो मतलब उसको बिल्कुल ही अग्री नहीं करता। बाकी जो लॉज है उसको फॉलो करना है, मगर देश में हमारा आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर से आदमी आते हैं, इकोनॉमिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका ऐसा आपका कौन सा प्रॉब्लम है जो देश में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो आई डोंट नो, बट आई लीव इट टू द हायर अथॉरिटीज, बट पर्सनली मैं उसका बाहर जाना, क्योंकि मेरे को 100% डाउट है इट इज गोइंग फॉर द मनी, जो उसने इतने सालों से वहां पे साइफन किया हुआ है, उसका कुछ जुगाड़ सेटिंग लगाने जा रहा है। आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। ठीक बात आपकी, लेकिन देखो कोर्ट ने कहा कि जाने तो गवर्नमेंट तो रोक नहीं पाएगी। ऐसे तो आपको याद होगा कि राघव चड्ढा भी ब्रिटेन में चला गया था, वो भी आंख का इलाज करने गया था। और मैं ब्रिटेन में रहा हूँ, ब्रिटेन के लोग इंडिया के अंदर आते हैं अपने आंख का इलाज कराने के लिए, क्योंकि अगर वहां पे आप आंख का इलाज कराने जाओगे, कुछ ऐसी बात कराने जाओगे, तो आपको कई कई साल लग जाएंगे, आपका नंबर नहीं आएगा। और इंडिया के अंदर वो आते हैं, सुबह आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये आप देखिए, ये आप इवन अमृतसर के अंदर होता था, वहां पे एक डॉक्टर था जो आपका इलाज करेगा, और इलाज के बाद आपको इमीडिएटली रिलीज कर देगा। मेरे भी आंख पे छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मुझे आधे घंटे का हुआ, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे रिलीज कर दिया, और मैं अपने घर आ गया स्कूटर में बैठ करके। तो लेकिन ये अब एक्चुअली जाना जाता है, उसके कुछ बहुत से रीजंस भी होंगे, लेकिन मेन बात आती है कि क्या बच जाएगा ये। इसको लगता है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इससे बचने के चक्कर में भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होगा, क्या इसको गवर्नमेंट परमिट करेगी, क्या हाई कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट अपील करेगी, लेकिन देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी मुझे नहीं लगता कि इसको किसी तरीके से छोड़ेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे रेलवे स्टेशन की सफाई की जा रही है, मैं देख रहा हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन जो नंबर 2 पे आता है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको कैसे साफ कर दिया गया, फिर रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जहाँ पे गाड़ियां ट्रेवल नहीं कर सकती थी आज वहाँ गाड़ियां चल रही हैं, और बहुत से काम किए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ द्वारा। लेकिन एक और बात छोटी सी हम करना चाहूंगा मैं आपसे, कि एक और मैं वीडियो देख रहा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोग अंडे फेंकते हैं जो टीएमसी के लोग हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे 2 टाइप के अंडे मिलते हैं। एक जब आप खरीदे जाते तो आपसे पूछता है कि आप खाएंगे कि आप फेंकेंगे, ये क्या मतलब है इसका?
सर इसको यहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज में मतलब डीम बृष्टि बोलते हैं, बिकॉज बंगाली में अंडे को डीम बोलते हैं, तो डीम बृष्टि चल रहा है या मतलब डीम थेरेपी चल रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे। सो मतलब ये है कि देखिए मतलब पब्लिक जो है वो गुस्से में तो है ही, क्योंकि इतने इतने तरीके का टॉर्चर, करप्शन, और करप्शन सिर्फ एक कलकत्ता में बैठ के कुछ नेताओं ने नहीं किया, क्योंकि ये जो पार्टी है ये करप्शन का कार्डर बना के रखा हुआ था। तो जो लास्ट बंदा है गांव में वो भी उतना ही करप्ट था, जो इनका काउंसलर था या पंचायत का जो हेड था। तो ये एक चेन पूरा, और फाइनली एक कटमनी का जो कल्चर था, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ये अभिषेक बनर्जी के घर या ममता बनर्जी के घर में पहुंचता था। तो ये गुंडे पूरे लाइन में थे, जिनमें से कुछ सामाजिक अत्याचार भी किए, जहाँ पे मतलब औरतों पे ये किया, या अत्याचार, रेप का कुछ एलिगेशन है, कहीं पे कुछ बिल्डिंग है उन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया, किसी का पार्टी ऑफिस, बीजेपी का कई पार्टी ऑफिस तोड़ताड़ दिए थे, हड़प लिया, कुछ सीपीएम के पार्टी ऑफिस। तो ये जो चीजें है, ये जैसे बंदे बाहर आ रहे, इनके एलिगेशन बाहर आ रही है, तो फिर पब्लिक जो है, देखिए पब्लिक को बोला गया है बीजेपी के सरकार की तरफ से भी, शुभेंदु की तरफ से भी, कि आप रिटालिएट मत कीजिए। मतलब जैसे 2021 में इन लोगों ने, एक इलेक्शन खत्म हुआ था, कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारे थे, 56 तो मेरे काउंट में, मेरे को याद है तब के टाइम पे चल रहा था, पहले 3 महीने के अंदर, फिर घर बार तोड़े, ये उतरे। तो पब्लिक को बोला गया कि आप ये वाला काम मत कीजिए, ये हम पे छोड़िए, पुलिस करेगा। मगर पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक ह्यूमिलिएट कर रही है, मेंटली ह्यूमिलिएट कर रही है, क्योंकि अंडे से तो कोई कुछ होगा नहीं, ना उसका आंख फोड़ेगा, ना उसका कुछ फोड़ेगा, मगर पब्लिक ही उसका कहीं पे गले में जूते का हार पहना दे रहा है, कहीं पे अंडे अंडे मार रहा है। आप रेयरली देखोगे कहीं पे किसी एक नेता के ऊपर पत्थर फेंका गया जिसे चोट लग सकती है, ठीक है ना, तो अंडे, मगर किसी को नहीं बख्श रहे इन लोग। पब्लिक जा जाके, मैं तो बोलूंगा ये पब्लिक कर रही है, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकता है कि कलकत्ता में हो या बड़े शहरों में हो सकता है, गांव में जो जो आदमी लोग कर रहे हैं, सर ये आम आदमी है जो इतना मतलब परेशान थे इन लोगों से इतने टाइम से, सो दे आर जस्ट यूजिंग इट, मतलब उसको मेंटली हैरेस करने के लिए, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए पुलिस लेके जा रही है। कई जगह पे पुलिस भी उसको डंडे मारे। जहांगीर खान का हमने देखा कि अरेस्ट करने के बाद उसको उन्हीं गलियों में, जो वो दादा बन के घूमता था, एक 500 सीसी का बाइक लेके और 20 बंदे, और सबको अनाउंसमेंट करता था, जैसे वो कोई मतलब खुद का नाम भी, वो अपने आप को मुगल भी समझता था पुराना टाइम का, उसका राज चलेगा। उसको वहीं पे नंगे पैर, क्या बोलते हैं, बरमूडा पहना के, शॉर्ट्स पहना के, बनियान पहना के, एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार उसको मतलब घुमाया। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी बीवी ने मतलब एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश किया वहां पे। तो 2-3 बार जब ये कांड हुआ, तो ये अपने जमात इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जाके थाने में मतलब वो भीड़ इकट्ठा करवा लिया, धरने देने लगे, ये वो। पुलिस आई, फिर ऐसा भगाया उनको, आपने वीडियो देखा होगा कि तालाबों में कूद रहे थे सब ऐसे, ठीक है ना। और फिर अगले 2 दिन बाद उसके जहांगीर खान का बीवी भी अरेस्ट हुई है, शी इज ऑल्सो इन जेल राइट नाउ। तो ये है, और ये मतलब एक ह्यूमिलिएशन एक लेवल पे हो रही है, पूरा पब्लिक जो कर रही है, और एक पुलिस लेवल पे लीगली जो अरेस्ट होना है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, केसेस दर्ज किया जा रहा है। मैं तो अमेज्ड हूँ कि सबका डेटा बना हुआ है सर। मैं हैट्स ऑफ, इसलिए उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बोला था, ये बीजेपी की सरकार ने जब पावर में भी नहीं थी सर, इन लोगों ने काफी मेहनत की, लोगों ने काफी मेहनत किया कि काफी ग्राउंड वर्क इनका, सब कहाँ पे क्या हो रहा था क्या नहीं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए केस बनाने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, पिन पॉइंट करने में, इसको पकड़ने जाना है, टाइम नहीं लग रही, सबका डेटा इनके पास। अच्छा, एक दूसरी बात और भी है कि जो आपके खाने के अंडे हैं वो सस्ते हैं, और जो फेंकने वाले अंडे हैं वो महंगे हैं। आज तो मतलब वही सब बोल रहे कि कुछ दुकानदार बोले जो सड़े हुए अंडे हैं, आधा मतलब ये हो गए, खराब हो गए, वो अलग से बेच रहे हैं, क्योंकि वो भी बिक रहा है अभी। तो कोई आदमी आके बोल रहा है अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये ले लो, ये इस पे डिस्काउंट चलो, मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलो, हाँ चलो, अच्छी बात है कि ठीक है, इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया वो आपको मिल रहा है, और और वो भी सल्यूट है इंटरेस्ट सर के साथ मिल पब्लिक रहा है। को, सल्यूट है सर पब्लिक को, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में ये चीज कहीं पे भी नहीं देखा। बहुत जगहों पे बहुत घटनाएं हुई है, बहुत उत्पीड़न हुआ है, बहुत सारी चीजें हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टी और उनका कार्डर कभी मैच करते, यहाँ पे आम पब्लिक बाहर आ रही है। देखिए वेस्ट बंगाल, अगर देखिए ऐसा है, यूपी के अंदर लगा लो, यूपी के अंदर अखिलेश यादव मुस्लिम को प्रमोट कर रहा था, लेकिन हिंदुओं पे ऐसी कार्रवाई नहीं की। हिंदू वो मारे जो आपके राम मंदिर बनाने के चक्कर में थे, और लालू यादव ने तो वहां सड़कें नहीं बनाई, चारा घोटाला कर लिया,
लेकिन इस तरीके से पब्लिक को कहीं डिस्टर्ब भी नहीं किया गया जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया, स्पेशली कम्युनिस्टों के बाद और स्पेशली उसके बाद जो ममता बनर्जी ने जैसे किया, रेप कराना शुरू कर दिया, यानी कि रेप को लीगल कर दिया और जिस तरीके से हिंदुओं का सत्यानाश करने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, ऐसा कहीं कंट्री में नहीं हुआ और आज ममता बनर्जी उसी का हिसाब दे रही है। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। शुभेंदु अधिकारी को भी मुबारकबाद देंगे कि आपने जिस तरीके से काम किया और शोभिक आपने जिस तरीके से लोगों को बताया, बहुत सी चीजें बताई आपने, नई-नई चीजें बताई। थैंक यू आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू जय हिंद, सर, जय भारत। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मेरे को बात करने के लिए, थैंक यू। वंदे मातरम, जय